नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 पर विस्फोट, जहां मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया में किस तरीके से जो टेंशन थी फिलहाल टलते हुए नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्थिति वास्तव में हमेशा के लिए बनी रह जाएगी या फिर एक और तबाही आने वाली है जिसका ये सिर्फ और सिर्फ एक नजराना है। ये बड़ा सवाल है। आज विस्फोट में हम आपके लिए सभी अहम खबरें लेकर के आए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको वो बताती हूँ कि 3 खबरें कौन सी हैं जिस पर हमारी खास नजर रहेगी। तो सबसे पहली खबर के बारे में चर्चा करते हैं। दुनिया में अमेरिका और रूस दो ही ऐसे सुपर पावर माने जाते हैं, लेकिन अब बहुत तेजी से चीन इस रेस में आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। चीन की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद सुपर पावर अमेरिका भी उसे हल्के में नहीं लेना चाहता है। यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप भी मान चुके हैं कि चीन की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने परमाणु हथियारों के संबंध में ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने ये भी मान लिया है कि ये जल्द ही चीन अमेरिका के स्तर तक पहुंच सकता है। आज हम आपको चीन और अमेरिका के बारे में विस्तार से बताएंगे। आपको याद होगा कि विस्फोट में ही हमने आपको बताया था, जहां अमेरिका की तरफ से यह कहा गया था कि चीन एक के बाद एक परमाणु परीक्षण कर रहा है, और अब इस बात को एक बार फिर से अमेरिका ने दोहरा दिया है। तो पूरी खबर क्या है आगे चर्चा करेंगे। दूसरी खबर के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग के बाद फिलहाल शांति वार्ता चल रही है, और ये स्विट्जरलैंड में चल रही है, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान यह साफ हो गया है कि जंग हो या समझौता, मुस्तफा खामनेई का रुतबा कायम है। ईरान ने जिस तरीके से जंग में अमेरिका को नुकसान पहुंचाया, अपनी खास रणनीति के माध्यम से ट्रंप को घुटनों पर ले आए, कुछ ऐसे हालात आज समझौते की मेज पर भी बने हुए हैं। ईरान अपने हिसाब से बातचीत को चलाने का प्रयास कर रहा है। आज हम आपको ईरान की रणनीति के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो तीसरी खबर की भी चर्चा कर लेते हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन लेबनान पर इजरायली बारूद बरस रहा है और ईरान इन हमलों का विरोध करते हुए हॉर्मुज को बंद कर चुका है। लेकिन इजरायल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा अभी मैंने आपको बताया था। नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह की ताकत छीनने तक वो पीछे नहीं हटेंगे, और उन्होंने साफ कहा है कि उनकी दुश्मनी लेबनान से नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह को वो माफ नहीं करेंगे। हालांकि ट्रंप और जेडी वेंस तक नेतन्याहू को लेबनान पर युद्ध विराम के लिए कहा जा चुका है, लेकिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या है जो इजरायल किसी भी कीमत पर अपना मिशन रोकने के लिए तैयार नहीं है, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए करते शुरुआत, और सबसे पहले आपको बताती हूँ विस्फोट की इस वक्त की अहम खबर। तो चलिए खबर यह है कि कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हादसा हुआ है, जहां फैक्ट्री में धमाके से 50 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने तकनीकी खराबी को हादसे की वजह मान लिया है, लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं उसमें जरा भरोसा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कतर की रिफाइनरियों में इस तरीके से ब्लास्ट होना आम बात हो गई है। अब कतर की रास लाफान जो रिफाइनरी है, इंडस्ट्रियल सिटी है, वहां पर यह हादसा हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि तकनीकी भी खराबी थी, फैक्ट्री में खतरनाक पदार्थ के रिसाव की खबर आई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें भी वहां से निकल करके सामने आई हैं। आपको याद होगा कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के जंग के हालात रहे हैं पिछले दिनों, हालांकि अभी शांति वार्ता जरूर है, लेकिन इन सब के बीच में कतर में बार बार रिफाइनरीज पर हमला किया गया, और इसके अलावा भी सऊदी अरब में भी इसी तरीके से हमले होते रहे। अब कतर में जब एक बार फिर से रिफाइनरी जल रही है, धुआं धुआं हो रही है, आग के हवाले नजर आ रही है, तो ये सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या सच में मिडिल ईस्ट में शांति है? अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि ये केमिकल रिसाव की वजह से हुआ है, लेकिन क्या ये जो पहले हमले होते रहे हैं उसकी वजह से ये केमिकल रिसाव हुआ, जिसकी वजह से ये आग लगी, जिसमें 50 लोग जख्मी हो गए? ये भी बड़ा सवाल है। या फिर सच में हमला कर दिया गया है और कतर इस बात को छिपाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति वार्ता चल रही है वो किसी तरीके से डिरेल हो जाए। वहीं एक और खबर आ रही है, उसका भी हम रुख कर लेते हैं कि किस तरीके से कतर में ये रिफाइनरी में आग लगी है। आपने ये खबर देख ली है। इसके साथ साथ अब आपको एक और खबर बताती हूँ कि ट्रंप एक बार फिर से नेटो पर नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? ट्रंप का एक बार फिर से नेटो देशों पर हमला है। क्या कहा है उन्होंने, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट दरअसल सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने नेटो पर खर्च किए अरबों डॉलर की बात स्वीकार कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने नेटो पर अरबों डॉलर का खर्चा किया है, और ईरान के खिलाफ अभियान में इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। इटली हमारे साथ नहीं आया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब G7 की बैठक हुई थी, तो उस दौरान मेलोनी, जो कि इटली की हैं, उनको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम बयान दिए थे कि वो
मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए आई थी, जिस पर इटली की तरफ से और मेलोनी की तरफ से खास तौर पर लताड़ लगाई गई थी। लेकिन अब वो फिर से इसी बात को नेटो तक घसीट करके ले आए हैं कि अभियान में साथ नहीं आया इटली, हम नेटो देशों की रक्षा करते आए हैं, हमने अरबों डॉलर खर्च किए हैं और परीक्षा की घड़ी में नेटो देशों ने हमारा साथ छोड़ दिया। इटली के पीछे हाथ धो करके पड़ गए। अब बात करते हैं चीन की, क्योंकि चीन भी अमेरिका को अब डरा रहा है। चीन बहुत तेजी से सुपर पावर बनने की राह पर चल रहा है। परमाणु हथियारों से लेकर के एयरक्राफ्ट कैरियर तक, सैनिकों की ट्रेनिंग से लेकर के उसके साजो सामान तक, आसमान से लेकर के समंदर तक, हर ओर चीन की सेना लगातार मजबूत है। और अब उसकी इस मजबूती की बात खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने मान ली है। दरअसल G7 देशों के समिट में राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही मान लिया है कि चीन अमेरिका से कितना ज्यादा मजबूत है। उन्होंने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अब तक दुनिया में केवल 2 ही देश सुपर पावर माने जाते हैं, रूस और अमेरिका। लेकिन अब चीन का नाम भी बहुत तेजी से उभर रहा है। पूर्वी एशिया का ऐसा देश जो अपनी आक्रामकता और मौका परस्ती के लिए जाना जाता है। चीन बहुत तेजी से अपनी नौसेना, सेना और वायुसेना को मजबूत कर रहा है। चीन के पास अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं। चीन ने अपने घरेलू एरोस्पेस सेक्टर को फिर से व्यवस्थित किया है। इसमें इंटीग्रेटेड सेंसर वॉरफेयर, स्टेल्थ विमानों का विकास, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर भी काम किया गया है। ये सब खास तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी बड़े और बराबरी के दुश्मन के साथ संघर्ष की स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। चीन अपनी नौसेना को तेजी से मजबूत कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग की साल 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन 2035 तक 6 और एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेगा, जिसके बाद चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या 9 तक पहुंच जाएगी। फिलहाल चीन के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में उसकी बादशाहत का डंका बजा रहे हैं। चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग था, जबकि दूसरा शेडोंग, तीसरा फुजियान, जबकि चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर इनमें सबसे बड़ा और एडवांस हो सकता है। अमेरिका की रिपोर्ट में पहली दफा साफ कहा गया है कि चीन 2035 तक कुल 9 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का लक्ष्य रखता है, यानी अगले 10 साल में 6 नए एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी नौसेना का मुख्य हिस्सा होते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं चलते। इनके साथ क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सप्लाई शिप
और न्यूक्लियर सबमरीन होने चाहिए। यानी अगर चीन नौ कैरियर बनाने जा रहा है तो उसे इन सपोर्टिंग जहाजों की बड़ी संख्या में जरूरत होगी। चीन इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर चीन 2035 तक 9 कैरियर बना लेता है तो दुनिया की नौसेना शक्ति का पूरा बैलेंस बदल जाएगा। अमेरिका के पास फिलहाल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन अगर परमाणु ऊर्जा वाले आधुनिक कैरियर बना लेगा तो क्वांटिटी के साथ ही क्वालिटी में भी अमेरिका के नजदीक पहुंच जाएगा। इससे चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी नौसेना और हवाई ताकत बहुत दूर तक प्रोजेक्शन कर सकेगा। चीन की सेना भी बहुत मजबूत और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करती है। या यूं कह लें कि आज चीन की सेनाएं दुनिया में बहुत तेजी से मजबूत होती सेनाओं में से एक है और इस बात के संकेत खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए। G7 देशों की समिट में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु हथियारों का जिक्र किया। उन्होंने माना कि अगर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला नहीं किया होता तो आज ईरान के पास परमाणु हथियार होते। अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि वैसे तो अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन सेना है, उन्हें अपनी स्पेस फोर्स पर गर्व है क्योंकि इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना के पास बेहतरीन हथियार हैं और वो ईरान के खिलाफ जंग में काफी हद तक सफल रहे। ट्रंप ने होर्मुज पर नाकाबंदी को भी कामयाब करार दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पास चीन से कहीं ज्यादा बड़े हथियार हैं, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका को कभी उनका इस्तेमाल ना करना पड़े। ट्रंप ने माना कि चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो जल्द ही अमेरिका के बराबर आ जाएगा। ट्रंप ने परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए भी समझौते करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर परमाणु हथियार खत्म करने का एक बहुत अच्छा समझौता करना चाहिए। ट्रंप के मुताबिक हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, हमें इतनी क्षमता की जरूरत नहीं है कि हम पूरी दुनिया को 300 बार तबाह कर सके। फिलहाल चीन अपने आसपास के मुल्कों जैसे जापान, फिलीपींस, उत्तर कोरिया पर धाक जमाने की कोशिश करता रहता है, जबकि ताइवान को तो वो अपना हिस्सा ही मानता है और आए दिन उसकी सीमा में घुसपैठ करता रहता है। ईरान से जंग के बाद अमेरिका के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास अपनी हिफाजत के लायक हथियार भी नहीं बाकी है। पेंटागन ने आशंका जताई है कि अगर चीन के साथ जंग होती है तो संभव है कि अमेरिका को अपना बचाव करने में ही परेशानी हो जाए। इस बीच चीन की बढ़ती ताकत और उस पर राष्ट्रपति ट्रंप का स्टेटमेंट दुनिया के लिए वाकई चिंता की बात हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। चीन को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप ने चिंता जताई है। अब आपको बताती हूं कि डिफेंस सेक्टर में चीन और अमेरिका में आखिरकार कौन कितना मजबूत है। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ रक्षा बजट और सैन्य संसाधन के बारे में। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है। तो रक्षा बजट जो अमेरिका का है वो $895 ये अरब डॉलर में है और ये रक्षा बजट जो आप देख रहे हैं चाइना का ये $318 अरब है। तो ये कहीं से कहीं तक एक दूसरे के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। सक्रिय सैनिक 13.3 लाख है। सक्रिय सैनिक जो चीन के पास है वो 20.3 लाख है। ये तेजी से अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा भी करते जा रहे हैं, अपनी आर्मी को और ज्यादा बढ़ाने की सोच रहे हैं। विमान कितने हैं? अमेरिका के पास 1300 से ज्यादा विमान हैं, लेकिन ये चीन के पास
उससे भी कई गुना ज्यादा है। 3400 से भी ज्यादा विमान है। 13,000 और 3400, माफ करिएगा, 6800 टैंक इनके पास है। उनके पास 8000 टैंक है चीन के पास। यानी यहाँ पर चीन बढ़त लिए हुए बैठा हुआ है, जिसके पास ज्यादा टैंक है। 5177 परमाणु वॉरहेड्स है। चाइना के पास जितने हैं गिनती में वो 600 परमाणु वॉरहेड्स है। हालांकि अमेरिका बार बार ये कहता है कि उन्होंने एक बार फिर से अपने यहां पर एक और परमाणु निरीक्षण कर लिया है। एक बार फिर से वो आगे बढ़ गए हैं। ये उसकी तरफ से तमाम आरोप लगते रहते हैं। अब आज के युग में किसी भी देश की मजबूत नेवल पावर उसकी युद्ध में सफलता को सुनिश्चित कर सकती है और चीन भी अपनी नौसैनिक ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। अब आपको चीन और अमेरिका की नेवल पावर के बारे में भी बता देती हूं। तो अमेरिकी नेवी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी है, लेकिन चीनी नेवी सबसे बड़ी संख्या वाली नेवी है। ये सबसे शक्तिशाली, वो सबसे बड़ी संख्या वाले हैं। इनके पास करीब 465 जहाज है। चीन के पास 841 जहाज है, जिसकी धमक वो दक्षिण चीन सागर में दिखाते रहता है। 11 सक्रिय परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर है। 3 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है इनके पास। 71 पनडुब्बियां है, ज्यादातर न्यूक्लियर वाली हैं। इनके पास 73 पनडुब्बियां हैं, ज्यादा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर न्यूक्लियर पावर वाली है। अमेरिका की नेवी में एयरक्राफ्ट 3700 से ज्यादा है। इनके पास एयरक्राफ्ट 2500 से ज्यादा है। तो ये अमेरिका और चीन कहीं कहीं सेम पेज पर नजर आते हैं, तो कहीं कहीं दोनों मैच ही नहीं करते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि चीन को लेकर के अमेरिका थोड़ा सा डरा हुआ, सहमा हुआ जरूर है और चीन ठहरा ईरान का एक बड़ा सहयोगी। मिडिल ईस्ट की जंग में चीन ही एक ऐसा किरदार रहा जिसने बिना एक भी गोली चलाए जीत हासिल की। और खबरें ये तक कहती हैं कि ईरान के युद्ध विराम करने के बाद उसने समझौते में भी भूमिका निभाई है। अब आपको बताती हूं कि मिडिल ईस्ट में जंग से चीन को आखिरकार क्या क्या फायदा हुआ है। तो यूएस की जो सैन्य जानकारी है चीन को मिली, अमेरिका की सेना से संबंधित अहम जानकारियां इस दौरान। और इतना ही नहीं, जंग में अमेरिका ने अपने आधुनिक हथियार इस्तेमाल किए और चीन को अमेरिका की जंग लड़ने के तरीके के बारे में इससे जानकारी मिल गई। इसके अलावा सस्ते ड्रोन से महंगे डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने की तकनीक भी चीन ने सीख ली है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी इन्हें फायदा हुआ। कैसे? हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव बढ़ा और उसकी वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी की ओर कई सारे देश बढ़ने लगे, जिसमें चीन भी है। सोलर, विंड, बैटरी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सप्लाई में चीन का दबदबा है और इस एनर्जी से संबंधित सप्लाई चीन में जो हिस्सा रखता है वो 70% रखता है और अपनी जरूरतों का करीब 85% हिस्सा वो खुद पूरा करता है। चीन मुश्किल समय के लिए तेल का बड़ा भंडार तक इकट्ठा कर रहा है कि अगर ऐसी स्थिति दोबारा से बनी तो उसे क्या करना है। उसने अपनी कूटनीतिक छवि भी बेहतर की है। जंग में अमेरिका ने लगातार आक्रामक बयान दिए। चीन ने बिल्कुल शांत तरीके से दोनों पक्षों में बातचीत की कोशिश करवाई और कई देशों को चीन ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर ताकत लगने लगा है और अमेरिका से दूर होते उसके कई सहयोगी देश नजर आ गए। वही एआई और टेक्नोलॉजी में भी बढ़त देखने को मिली। मिडिल ईस्ट में चल रहे एआई प्रोजेक्ट्स पर जंग का असर पड़ा और पश्चिमी देशों की कंपनियों का निवेश पर जोखिम देखने को मिला। चीन ने अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को इस दौरान मजबूत कर लिया और एआई से संबंधित कारोबार को उसने आगे बढ़ा दिया। रेयर अर्थ मिनरल्स में उसने क्या किया? आधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिए अहम है ये रेयर अर्थ मिनरल्स और दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की करीब 70% माइनिंग चीन ही करता है। रेयर अर्थ मिनरल्स की करीब 90% प्रोसेसिंग पर चीन का कब्जा है। नए हथियार बनाने के लिए चीन पर ज्यादा निर्भर है अमेरिका। अब खबर यह है कि यूएस ईरान वार्ता को लेकर के कतर का बयान आया है। उनका कहना है कि आगे बढ़ाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी की आवश्यकता है जो कि बनेगी और समझौते की शर्तें लागू करने पर ध्यान देने वाली है। तो यूएस ईरान वार्ता को लेकर के ये कतर का बयान है कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन होने वाला है जो कि समझौते की शर्तों को लागू करने पर ध्यान देगी और कमेटी को जानकारी देंगे दोनों देशों के वार्ताकार। वो बताएंगे कि किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट से भी कमेटी बातचीत करेगी कि किस तरीके से 60 दिनों का टाइम जो बाय किया गया है उसका इस्तेमाल करना है ताकि दोनों ही देशों के बीच में स्थितियां बेटर हो सके। तो ये तो कतर ने स्पष्ट कर दिया कि क्या होने वाला है। वहीं अब आपको एक और खबर बताती हूं कि ईरान के विदेश मंत्री भी बड़ा बयान दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हर मोर्चे पर सम्मान और गरिमा की लड़ाई है। अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री, जो ये कह रहे हैं कि हर मोर्चे पर सम्मान और गरिमा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो ईरान के
विदेश मंत्री की तरफ से जो बयान आया है वो भी मैं आपको बताते जा रही हूं। कतर की तरफ से जो कहा गया है वो भी आप जान चुके हैं, लेकिन कतर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक हाई लेवल हम कमेटी का गठन करने वाले हैं और इस कमेटी का गठन इसलिए किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले वक्त में दोनों ही देशों के वार्ताकार ये बता सके कि आखिरकार वो कहां तक बढ़ गए। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं और आपको बताती हूं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का क्या बयान है। उनका कहना है कि हर मोर्चे पर सम्मान और गरिमा की लड़ाई है। ईरान का हर कदम लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो अब्बास अराक्ची ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने जो लड़ाई अभी तक लड़ी है वो गरिमा की लड़ाई है और ईरान का हर कदम लोगों की सम्मान की रक्षा के लिए है। तो ये स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट में कि बातचीत की टेबल पर अब स्विट्जरलैंड में दोनों देश सामने आ गए हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और बातचीत करने के साथ साथ आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ईरान जीता भले ही नहीं हो लेकिन हारा भी नहीं है और अमेरिका हारा भले ना हो लेकिन जीत का दावा भी नहीं कर सकता है। और ईरान ने अपने हिसाब से जंग लड़ी, अपनी रणनीति, अपने हथियार, अपनी क्षमताओं के हिसाब से उसने अपनी तैयारी की और अब समझौते की मेज पर भी ईरान अपनी शर्तों पर ही चर्चा चाहता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के चक्रव्यूह में और ज्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग हुई। अमेरिका ने अपने सैन्य बेसों के साथ ही अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए थे। लेकिन जंग में ईरान ने ऐसा पलटवार किया जो दुनिया देखती रह गई। ट्रंप के सभी हथियार धरे के धरे रह गए। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें, ड्रोन और प्रॉक्सी नेटवर्क है। ईरान ने अपनी रणनीति में अपनी क्षमताओं का बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तबाही मचाई। अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ खाड़ी देशों के अहम ठिकाने भी तबाह हो गए। ईरान ने अपनी सस्ती मिसाइलों और ड्रोन के माध्यम से अपनी रणनीति तैयार की, जिसके जाल में फंसकर अमेरिका की अरबों डॉलर की मिसाइलें बर्बाद हो गई। ईरान की रणनीति अमेरिका को लंबी जंग में फंसाने की रही, क्योंकि ईरान अच्छी तरह जानता है कि लंबी जंग हमेशा से ही अमेरिका की कमजोरी रही है। अमेरिका एक बात अच्छी तरह से जानता है कि केवल हवाई बमबारी और मिसाइलों के जरिए ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता था, लेकिन जमीन पर उतरने के हालात नहीं थे। ईरान की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी रही जो अमेरिका के लिए किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं कही जा सकती। यानी ईरान की जमीन पर उतरना अमेरिकी सैनिकों के लिए मौत के मुंह में जाने जैसा था। ईरान ने अपनी रणनीति के माध्यम से अमेरिका और इजराइल को अपने चक्रव्यूह में फंसाया। हालात ऐसे हो गए कि ट्रंप जंग से निकलने के लिए तड़पने लगे। हर गुजरता दिन अमेरिका के लिए भारी पड़ने लगा, यहां तक कि अमेरिका और उसके हमराह इजराइल की राहें भी अलग होने लगी। ईरान ने जंग में तो अमेरिका को फंसाया ही, समझौता भी अपनी शर्तों पर ही किया। समझौते को अब तक जो मसौदा सामने आया
उसमें ईरान की जीत की झलक दिखाई दी। हालांकि काफी प्रयास के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन यहाँ भी ईरान की दादागिरी ही दिखाई दे रही है। समझौते में सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की शर्तें लागू है। ईरान ने भी लेबनान में युद्ध विराम की बात कही और लेबनान में युद्ध विराम नहीं होने तक हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान वार्ता शुरू हुई, पर इसकी सफलता पर गहरा संशय है। ट्रंप की दबाव रणनीति और ईरान का अड़ियल रुख तनाव बढ़ा रहा है। ईरान में सरकार और आईआरजीसी के बीच भी टकराव दिख रहा है, जिससे पश्चिमी एशिया का भविष्य तय करने वाली इस डील की राह जटिल हो गई है। बैठक में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले नेता भी शामिल हुए, लेकिन इस वार्ता के शुरू होने से पहले ट्रंप और ईरान ने अपने सख्त रुख में बदलाव नहीं लाया। ट्रंप ने दबाव की रणनीति अपनाई तो ईरान ने ट्रंप को भड़काने वाली कूटनीति अपनाई। इस बीच ईरान की न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान डेलीगेशन स्विट्जरलैंड पीस टॉक से बाहर निकल गया। ईरानी डेलीगेशन ने साफ कर दिया कि लेबनान का मुद्दा सुलझे बिना आगे कोई बातचीत नहीं होगी। बताया गया कि लेबनान में सुलगते बारूद ने शांति वार्ता पर ग्रहण लगा दिया। हालांकि वार्ता तो होगी, लेकिन सफल होगी या नहीं इस पर संशय बरकरार है और यह संशय विश्वास में बदलता दिख रहा है। यह युद्ध के मोर्चे पर दबाव की नीति है या वार्ता की मेज पर ईरान को मजबूर करने का प्लान? सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि इस समय ट्रंप के दूत कुशनर और विटकॉफ स्विट्जरलैंड में है। ईरान का वार्ता दल भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि 60 दिन में डील करनी होगी, नहीं तो घातक कदम उठाएंगे। तो दूसरी तरफ आईआरजीसी ने भी कह दिया कि लेबनान पर हमले बंद होने तक हॉर्मुज भी बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ब्रिटेन के एयरबेस पर B-1 और B-2 जैसे भारी बॉम्बर तैनात कर दिए, तो वह ईरानी सेना ने हॉर्मुज के हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत हुई। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई इस बैठक को दोनों पक्षों ने सकारात्मक माना। सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान में सबसे अहम फैसला हाई लेवल कमेटी के गठन का रहा, जो पूरे मध्यस्थता प्रयास की राजनीतिक निगरानी करेगी। मुख्य वार्ताकार नियमित रूप से इस कमेटी को रिपोर्ट देंगे और परमाणु मुद्दों, प्रतिबंधों, निगरानी तंत्र और विवाद समाधान से संबंधित कार्य समूहों का नेतृत्व करेंगे। कमेटी ने 60 दिनों के अंदर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप भी मंजूर कर लिया। माना जा रहा है कि ईरान के लिए वार्ता का पहला दौर काफी सकारात्मक रहा। सबसे बड़ा लाभ ये रहा कि प्रतिबंधों और परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा शुरू हो गई, जिससे आर्थिक राहत की उम्मीद जगी। हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित होने से ईरान के तेल निर्यात को स्थिरता मिल सकती है, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
अरागची के अनुसार बातचीत के दौरान ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर लगी कुछ पाबंदियों में राहत देने, नाकाबंदी हटाने, कुछ जमी हुई विदेशी संपत्तियां जारी करने और ईरान के पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत पर सहमति बनी है। ट्रंप प्रशासन के लिए यह दौर सफल माना जा रहा है। बिना बड़े सैन्य संघर्ष के ईरान को मेज पर लाकर अमेरिका ने अपनी मध्य पूर्व नीति में दबदबा दिखाया। हॉर्मुज में संचार लाइन से क्षेत्रीय तेल आपूर्ति की सुरक्षा बढ़ेगी, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार और अमेरिकी सहयोगी दोनों के लिए जरूरी है। लेबनान मैकेनिज्म से ईरान समर्थित समूहों की गतिविधियां सीमित हो सकती हैं, जिससे इजराइल की सुरक्षा चिंताएं कम होंगी। हाई लेवल कमेटी और सख्त निगरानी तंत्र अमेरिका को यह भरोसा दिलाता है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। ट्रंप के लिए यह डील दिखाने का मौका है, जो उनके मजबूत लेकिन समझौते वाले रुख को मजबूती देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच पहले दौर की बातचीत जारी है। अब आपको बताती हूं कि पहले दौर की वार्ता में ईरान और अमेरिका को आखिरकार क्या क्या मिला है। तो ईरान को सबसे पहले बताती हूं कि क्या फायदा हुआ है। ईरान के लिए वार्ता का जो ये पहला दौर रहा वो पॉजिटिव था। प्रतिबंधों और परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा इस दौरान शुरू हुई। ईरान को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद भी जग गई। इसके अलावा हॉर्मुज खुलने से ईरान को तेल निर्यात से आय की उम्मीद है। हालांकि जब अब उसका मन हो रहा है वो हॉर्मुज को बंद कर रहे हैं। तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर भी लगी पाबंदियों में राहत मिली है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा उन्हें सौगात के तौर पर तोहफा मिला है वो ये कि विदेशों में जमा ईरानी संपत्तियों के वापस मिलने की उम्मीद भी जाग गई है और ईरान के पुनर्निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमेरिका को क्या फायदा हुआ? ट्रंप प्रशासन के लिए ये पहला दौर सफल माना जा रहा है और बातचीत का आगाज यूएस ने मिडिल ईस्ट में कायम कर लिया है अपना दबदबा। हॉर्मुज के माध्यम से तेल सप्लाई बहाल होने से दुनिया को राहत मिल रही है और ईरान के प्रॉक्सी की गतिविधियां सीमित हो सकती हैं। इजराइल की सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी कम हो सकती हैं। ईरान के परमाणु प्रोग्राम रोकने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया है। तो उन्हें यह फायदा हुआ है अमेरिका को। अब आपको ये बताती हूं कि रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है। तो यूक्रेन पर रूस ने एक बड़ा अटैक कर दिया है। राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है। रूसी सेना ने क्रूज मिसाइलों से अटैक किया। रात भर में 700 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यूक्रेन पर ये रूस का अब तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है, जहां राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों में हमले के बाद जगह जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान रह गए हैं। रूसी सेना ने क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उससे अटैक किया और एक रात के भीतर भीतर 700 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन उसकी तरफ से दाग दिए गए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।